मानुषी के मित्रों को मेरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज की चर्चा के लिए हमारे विशिष्ट मेहमान हैं प्रोफेसर भरत गुप्त। सब्जेक्ट तो आपने देख ही लिया है और वो पैनल पे भी है। विदेशों में गांधी स्टैच्यू ही क्यों लगाए जाते हैं भारत सरकार द्वारा? करेंसी नोट्स पर केवल मोहनदास गांधी जी की फोटो ही क्यों इतने दशकों से चली आ रही है, जबकि गांधी जी का वेल्थ जनरेशन से दूर दराज का भी कोई रिश्ता नहीं था। कुछ शायद 6-8 दिन पहले हमने एक प्रोग्राम किया था YouTube पे ही, और जिसका टाइटल था गांधी से मोह भंग क्यों। ये इस टाइटल पे हमने प्रोग्राम किया था और इस टॉपिक का चयन भी उसी प्रोग्राम से जुड़ जाता है। जब वो देखा शायद भरत जी ने प्रोग्राम, तो हमारी फोन पे उसके बाद बातचीत हुई। मैं चाहती थी कि अगले गांधी के प्रोग्राम के लिए भरत जी आए, तो भरत जी ने एक नई तान छेड़ दी। और तो बातें बहुत हुई गांधी जी के बारे में और क्या क्या उनके बारे में किन किन मुद्दों पे चर्चा हो सकती है, पर ये जो भरत जी ने सवाल उठाया कि मधु, तुमने कभी सोचा है कि जब भी कहीं विदेशों में भारत सरकार को कोई मूर्ति, कोई स्टैचू लगाना होता है तो हमेशा गांधी जी की मूर्ति थोप दी जाती है। और उन्होंने विशेषकर हमें ये उदाहरण दिया एथेंस का, जो कि ग्रीस की राजधानी है। और ग्रीस की राजधानी में कुछ ही अरसा पहले वहाँ पे भी ये मूर्ति लगाई गई गांधी जी की, शहर के बीचों बीच, इन अ वेरी प्रिविलेज्ड प्लेस। और वो कितनी अटपटी चॉइस थी, ये चयन कितना अटपटा था, इसके बारे में जो भरत जी ने कुछ सवाल उठाए जो हमारी आपसी चर्चा में, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ज़रूरी है कि भरत जी सिर्फ मेरे साथ ही वो अपने पर्सपेक्टिव, अपने विचार शेयर नहीं करें, ये लार्जर ऑडियंस तक पहुंचाना ज़रूरी है, बिकॉज दे हैव अ लार्ज, वेरी ब्रॉड implication and they are a very telling commentary on the politics and the ruling elite of India. क्योंकि ग्रीस जैसा देश, जो जिसके एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन के, एंशिएंट ग्रीस सिविलाइजेशन के बहुत घनिष्ठ संबंध है, इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिकल और तरह तरह के, इवन ट्रेडिंग। तो उस एंशिएंट सभ्यता के साथ जब आप रिश्ता पहचानते ही नहीं और आपको केवल गांधी जी सूझते हैं, कोई ऐसा लिंक आपको सूझता ही नहीं जो एक ग्रीक सिटीजन के लिए भी मायने रखे, उसकी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री और भारत की सिविलाइजेशनल हिस्ट्री को किसी तरह कनेक्ट कर सके, ऐसा सूझता ही नहीं। तो ये क्या केवल इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी है कि चयन में कोई और का चयन किया तो सोचना पड़ेगा, और सोचना पड़ेगा तो शायद कोई ये कह दे, कोई वो कह दे, तो क्यों किसी भी विवाद में पड़ो, बस गांधी जी को थोप दो तो सब चुप हो जाएंगे, सबके मुंह पे पट्टी बन जाएगी। मुझे लगता है कि वो पट्टी, अब वक्त आ गया है वो पट्टियां हम हटा दें और ये सवाल पूछें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये सवाल, और क्योंकि डॉक्टर भरत गुप्त संस्कृत के विद्वान होने के साथ, अंग्रेजी पढ़ाते थे पर संस्कृत के विद्वान, उसके साथ साथ ये ग्रीक सिविलाइजेशन के भी बहुत बड़े विद्वान हैं। और मैं तो कहूँगी कि जो काम भारत की एम्बेसी ने इतने दशकों में ग्रीस के साथ रिश्ते बनाने में नहीं किया, हमारे डिप्लोमैट्स ने कभी सोचा भी नहीं, वो काम भरत जी करते आए हैं। और इसलिए जो आज भरत जी कहने जा रहे हैं, मुझे विश्वास है आपको भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो उनका नजरिया भी है और जो उनकी टिप्पणी है और जो उनका पर्सपेक्टिव है। सो भरत जी, ऑल योर्स। आप बताइए, एथेंस में गांधी जी की मूर्ति को लेके आपको क्यों निराशा हुई? जी, तो सबसे पहले तो मधु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ।
आपकी चैनल पर आज पहली बार आ रहा हूं और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है आपके साथ कुछ बोलने की, कुछ अपने विचारों को शेयर करने की और आपके दर्शकों तक पहुंचाने की। अब मुद्दा हमने बहुत ही समसामयिक चुना है, अपने देश के भविष्य को लेकर चुना है और ये सोचकर चुना है कि भारत की क्या छवि विदेशों में जा रही है। अब ये गांधी जी की मूर्ति को रख देना लगभग सब जगह, मैं समझता हूं कि शायद एक दो प्रकार की मूर्तियां और हैं, कहीं कहीं रविन्द्रनाथ ठाकुर को रखा गया है, वरना तो अधिकांश देशों में लंदन यहाँ वहाँ सब जगह हम गांधी जी को ही प्रस्थापित कर देते हैं। और मैं ये देखता आ रहा था, लेकिन जब एथेंस में कोई 4 महीने 5 महीने पहले इस मूर्ति को इंडियन एम्बेसी के सामने, जो एक छोटा सा पार्क या बहुत छोटा सा इलाका है, लगभग इंडियन एम्बेसी का ही इलाका है, उसके अंदर स्थापित किया गया, तो मुझे बहुत विषाद हुआ। मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि ग्रीस जैसा अभी आपने कहा वो तो एक प्राचीनतम सभ्यता है और पश्चिम के लोग तो ये मानने लगे हैं, सही या गलत, यूरोप के लोग, कि ग्रीस जो है वो उनका बौद्धिक पूर्वज है। दे इनहेरिट द होल intellectual tradition from Greece and they say that this is Western civilization which the Greeks gave and we are carrying it forward. तो ऐसी महत्व की जगह जहां के जिसको आप पश्चिम का एक धुरी मानते हैं, वहां हम बिना सोचे समझे जो एक हमारा रवायत सी चली आ रही है, ऑलमोस्ट लाइक अ डेड कस्टम और अ डेड रिचुअल, उसके हिसाब से ये लगाते हैं। और मुझे और भी हैरानी हुई ये जानकर, इसका अंदाजा तो मुझे नहीं था। नॉर्मली तो मैं क्या हो रहा है एम्बेसी में, एथेंस में और शहर में, ये सब जानता ही हूँ, लेकिन कोरोना के कारण मैं पिछले 1.25 साल से वहाँ नहीं जा पाया। तो मुझे पता लगा कि ये मूर्ति गांधी जी की 5 वर्ष से अधिक इंडियन एम्बेसी के तहखाने में रखी हुई थी। यानी ये फैसला कोई 5 या 6 वर्ष पहले किया गया होगा, शायद मूर्ति और भी पहले बनवाई गई होगी और तब तक ये पड़ी ही थी। यानी अकर्मण्यता हमारे विदेशी विभाग की देखिए कि मूर्ति बना भी दी और फिर वो 5 साल तक रखी है, यानी को मौका ही नहीं आया उसको प्रस्थापित करने का। लेकिन फिर प्रश्न वही आता है कि गांधी जी की क्यों। अब देखिए, गांधी जी का संबंध तो ग्रीस से कुछ था ही नहीं। अच्छा, सवाल ये नहीं होता है कि ग्रीस से क्या संबंध था, सवाल तो ये है कि हम जिस देश में गए हैं उस देश की परंपरा को देखते हुए हम एक उसी तरह के महान व्यक्तित्व को अपने देश का दें। तो अगर ग्रीस जो है, यूनान जो है, वो प्लेटो का देश है, एरिस्टोटल का देश है, सोफोक्लीस का देश है, अगर वो इतने बड़े बड़े विचारकों का देश है और प्राचीन विचारकों का देश है, आधुनिक का ही नहीं, यानी जिस तरह से फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन वेस्टर्न कहा जाता है, तो ये इतने बड़े बड़े महान लोग हैं जिनको हम भारत में भी जानते हैं। हम सब जानते हैं कि सुकरात थे, सोक्रेटिस थे, हम सब जानते हैं कि प्लेटो, या उनको उर्दू में अफलातून कह देते हैं, वो थे। हम सारे के सारे इस चीज से अत्यंत अभ्यस्त हैं। तो जब उस देश में हमें अपने देश की एक पहचान प्रस्थापित करनी है, अपने एक महान विचारक, एक महान कवि, एक महान योद्धा, एक राजनैतिक विचारधारा को परिपक्व करने वाले शास्त्रकार, अगर इसके बारे में करना था तो क्या हम चाणक्य की मूर्ति नहीं लगा सकते थे वहां, या कालिदास की नहीं लगा सकते, या महाकवि की लगाना है तो कालिदास की लगाइए, भवभूति की लगाइए।
और अगर किसी दार्शनिक की लगानी है बहुत बड़े तो शंकराचार्य की लगाइए। हम क्यों झिझकते हैं कि हम एक तथाकथित हिंदू सन्यासी की नहीं लगाएंगे? क्योंकि शंकराचार्य जो हैं वो तो अद्वैत के प्रस्थापक हैं और भारतीय वेदांत के परिपोषक हैं। और जिस तरह से ये कहा गया कि वेस्टर्न फिलॉसफी इज ए सीरीज ऑफ फुटनोट्स टू प्लेटो, इस तरह से ये कहा गया कि इंडियन फिलॉसफी इज अ सीरीज ऑफ फुटनोट्स टू वेदांत। तो जहां ये बात हो रही है, अब कालिदास की ही बात लीजिए। अक्सर इंडोलॉजी वाले कहते हैं कि साहब जब पश्चिम ने कालिदास की शकुंतला पढ़ा, यानी विलियम जोन्स ने उसका अनुवाद किया, फिर वो ऑर्गबी ने किया, फिर वो जर्मनी में गई और वहाँ महाकवि गोएथे ने उसको पढ़ा और इतने सारे लोगों ने उसकी प्रशंसा की पढ़कर, तो पश्चिम जिससे पहले अच्छी तरह से एक महाकवि के रूप में अभ्यस्त है, हमने उसकी मूर्ति क्यों नहीं लगाई? तो ये असली बात कुछ और है। मैं आपके चैनल पर जो अपने मन का दर्द है वो रख देता हूं। मैं समझता हूं कि गांधी की मूर्ति हर जगह लगा देना ये एक साजिश है। अब आप मेरे से पूछेंगे ये किस प्रकार की साजिश है, इसका उद्देश्य क्या है? तो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, निर्भीक होकर कह रहा हूं कि ये साजिश है कि भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार देने वाले जितने भी महान पुरुष हुए हैं हमारे यहाँ, उन सब के इतिहास को मिटा देना और दुनिया को ये बता देना कि हम तो उन्हें भूल चुके, हम ही इन्हें याद करते। अब देखिए, अगर वैदिक ऋषिकाएं हैं तो क्या आप गार्गी का नहीं लगा सकते थे? क्या हम पश्चिम को ये नहीं बता सकते कि हमारे यहाँ कवित्री अति प्राचीन काल से एक नहीं इतनी सारी ऋषिकाएं हैं, मैत्रेयी है। अब जब आप वहां कुछ लगाएंगे इस तरह से तो लोग पूछेंगे कि ये कौन है। तो जब उन्हें पता लगेगा कि देखिए आज से, चलिए जिसको वो कहते हैं 2,500-3,000 साल पहले, आज से पहले वैदिक काल के अंदर ऋषिकाएं थी, तो मैत्रेयी थी, गार्गी थी, तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे यहाँ इतनी प्राचीन कवित्रियां भी हैं, ऋषिकाएं हैं, फिलोसोफर्स हैं। अब ये न देकर, वो यूनिक चीज न देकर, हम केवल वो दे देते हैं कि जिसके बारे में हम क्या कहना चाहते हैं। अब मैंने कुछ लोगों से पूछा कि भैया डेमोक्रेसी ये बताना चाहते हैं? नहीं, डेमोक्रेसी नहीं, हम बताना, गांधी जी के द्वारा बताना चाहते हैं कि वी आर अ पीसफुल नेशन, वी आर अ पीसफुल नेशन। अब ये तो आप भी जानती हैं कि जब डिप्लोमेटिक सर्कल्स में बार बार ये कहा जाता है कि वी आर अ पीसफुल कंट्री, वी आर अ पीसफुल कंट्री, तो दूसरे देश का डिप्लोमेट अपने मन में कहता है कि यस यू आर कावर्ड्स। डिप्लोमेसी तो यही है। इतनी मार खाई है, इतिहास के हारे हुए खिलाड़ी 1000 साल हो गए और पीसफुल नेशन बोले जा रहे हैं। तो फिर परंतु देखिए, जो आप बात कह रहे हैं भरत जी, एक सेंटेंस सिर्फ उसमें जोड़ना चाहूंगी जी, मैं आपका फ्लो नहीं तोड़ना चाहूंगी जी। आई थिंक जो सार निकल रहा आपकी बात का जी, कि हजारों साल पुरानी भारतीय सभ्यता जी, और इनको केवल एक हीरो मिलता है जी, और मिलता ही नहीं है। जी हाँ। ये जो इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी, कावर्डाइज, क्या कहें जी। अब आप प्लीज कंटिन्यू। अब देखिए, पहले तो इसको अगर राजनीतिक रूप में देखा जाए तो ये जवाहरलाल जी के, हमारे चाचा नेहरू जी का पीरियड है सोशलिज्म का, सेक्युलरिज्म का, और उनको राजनीतिक कारणों से गांधी जी को ही प्रोजेक्ट करते जाना था। और चूंकि उन्होंने नॉन अलायंस का एक अपने लिए चित्र इकट्ठा खड़ा किया था, तो उसमें गांधी जी प्रमोट करते थे। लेकिन अब जब युग बदले हुए भी बहुत साल हो गए, जब दूसरे प्रकार की विचारधाराएं आ गई और एक नई चेतना देश में आ गई, भारत के अंदर ये तीसरी पीढ़ी है जो बड़ी हो रही है,
और वो एक यानी स्वतंत्र भारत में, अंग्रेज के से स्वतंत्रता लिए भारत में, और वो पीढ़ी आज केवल राजनीतिक नेताओं को नहीं ढूंढती, वो ये नहीं जानना चाहती कि हमें आजादी किसने दिलाई, और वो ये जानना चाहती है कि हमारे देश की शुरुआत कहां से है, हमारे देश के प्रस्थापक, संस्कृति के प्रस्थापक कौन हैं। अब आज के लोगों में भी अगर लेंगे तो मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि चलिए आप गांधी की जगह श्री अरविंद लगा दीजिए, हाँ अवश्य लगाइए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप शुरुआत तो वहां से करें जहां से भारतीय संस्कृति की शुरुआत है। ये जो भारतीय संस्कृति की शुरुआत को डिनाई कर देने का मोड है, जो डिनाइल मोड में हम रह रहे हैं, जब तक हम इसको नहीं छोड़ेंगे तब तक ना तो हम अपनी अस्मिता को जानेंगे कि हम कौन हैं, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, जैसा कि महाकवि ने कहा, ना हम दूसरों को बता पाएंगे। दूसरे तो हमारे बारे में वो सोचेंगे जो हम उन्हें कहेंगे कि देखिए हम ये हैं। और अगर हम बिल्कुल ही हाथ पैर डालकर कहते हैं कि साहब आप जो चाहे हमें डिस्क्राइब कर लो, आप डिस्क्राइब कर लो कि आर्य बाहर से आए, उन्होंने भारत को गुलाम बनाया, उसके बाद बैक्टीरियंस आए, ग्रीक्स आए, बैक्टीरियंस आए, कुषाण आए, हूण आए, अगर आप यही कहते रहेंगे कि कारवां आता गया हिंदुस्तान बनता गया, तो लोग कहेंगे कि भाई हम भी आ रहे हैं, हम क्या बुरे हैं। और जो दूसरे आजकल घुसना चाह रहे हैं आपके देश में, तो उनको भी आने दीजिए, वो क्या बुरे हैं। आप इस सारे आर्ग्यूमेंट को देखिए, जो हमने अपना इतिहास बनाया कि व्हाट आर वी। आप जो नेहरू की पूरी थ्योरी देखिए, ये पैलिम्सेस्ट थ्योरी, कि इंडिया जो है वो एक सराय है, भारत एक सराय है, लोग आते गए बैठते गए बिना खर्चा पानी दिए, यहाँ खाते रहे पीते रहे इस सराय में, और सराय को उन्होंने अपना घर डिक्लेयर कर लिया, और उन्होंने कहा कि अब हम डिफाइन करेंगे। बिल्कुल लूटते रहे, जनसंहार करते रहे, बिल्कुल मेहमान बन के नहीं रहे, नहीं लुटेरे बनकर रहे, वो भगवान मान लेते, हाँ, अगर मेहमान बन के रहते। बिल्कुल। तो और हमने ये भी कह दिया कि हमारी संस्कृति इससे बनी, और फिर हमने कहा कि हम तो लड़ना ही नहीं जानते, और जिसने हमें आजादी दी बिना खड्ग बिना ढाल, जिसने ये कमाल कर दिया साबरमती के संग, केवल उसकी ही प्रतिमा हर जगह विदेश में रखी जाएगी। तो ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी हमारी कमजोरी है, और ये कमजोरी सारे राष्ट्र में व्याप्त हो चुकी है। और जो लोग आज अपने आप को राष्ट्रवादी कह रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम अपनी अस्मिता को जगाएं, हम अपनी नई पीढ़ी को एक पहचान दें, और हम अपने एक अतीत के वैभव से जुड़ें, उन्हें तो सोचना चाहिए, क्या आपके यहाँ कबीर नहीं हुए, क्या आपके यहाँ तुलसीदास नहीं हुए, क्या आपके यहाँ जायसी नहीं हुए, क्या आपके यहाँ गीत गोविंद के रचयिता जयदेव नहीं हुए, यानी ये क्या थिरुवल्लुवर नहीं हुए, क्या हमारे यहाँ ऐसे देखिए ये जो जी सॉरी, हाँ, मतलब हमारा तो देश ऐसा है। देखिए आप कोई भी दूसरा बहुत बड़े से बड़ा देश ले लीजिए विश्व का, उसमें आपको 2 या 4 मनीषी मिल जाएंगे, मतलब 2 या 4 मनीषी या ग्रेट फिलोसोफर्स, किसी भी फ्रांस हो या जर्मनी हो, वहां आपको 2 या 4 या 5 नाम मिलेंगे जो बहुत टावरिंग इंटेलेक्ट्स हैं। लेकिन मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा देश है भारत के अलावा जहां आपको दर्जनों दर्जनों टावरिंग इंटेलेक्ट मिलेंगे, और जिनके अंदर इतनी विविधता होगी, और जिनके अंदर इतनी डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन होगी, फिर भी उन्होंने ये सिखाया कि हम कैसे सारी फिलॉसफी को प्रैक्टिकली एक करके एक संस्कृति एक राष्ट्र को रखें। अब जब हमको हमारे पूर्वजों ने इतनी बड़ी संपदा दी है, हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते।
आज 70 वर्ष हो गए, मोदी जी ने क्या कहते हैं नोट बदला। वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि उसमें आप एक नई माँ लक्ष्मी की ही लगा देते प्रतिमा। हाँ, अगर आप महालक्ष्मी की रखते हैं, गणेश की रखते हैं, गणेश जी की लगाई, और अगर आप नहीं भी रखना चाहते इस आधार पर कि ये एक इसका कुछ धार्मिक संदर्भ है, तो मैं फिर वही लौट कर आ जाता हूं कि ये जो भारत के इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उनका क्यों नहीं होना चाहिए। और अगर मैंने कुछ लोगों से अक्सर बात की इसके बारे में, आज की पार्टी के लोगों के बारे में, कि आप बदलते क्यों नहीं, तो उन लोगों की विचारधारा इतनी सीमित थी। उन्होंने कहा हम क्या रखें, अगर हम हेड गवार को रखें। मैंने कहा कि आप ऐसा सोच कैसे सकते हैं, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, अगर आप उसको रखेंगे तो इसमें क्या कंट्रोवर्सी हो। एक महान दार्शनिक को रखेंगे, एक महाकवि को रखेंगे, तो इसमें क्या कंट्रोवर्सी होगी। जिसने अर्थशास्त्र लिखा है, कौटिल्य, करेंसी नोट पे करिए, उसमें तो कोई वो रिलीजियस सिंबल नहीं आता। बस अर्थशास्त्र के रचयिता को। और देखिए दूसरी बात आपने भरत जी कही कि आज की पीढ़ी ये नहीं जानना चाहती कि हमें आजादी किसने दिलाई। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगी, बिल्कुल नहीं है। आज की पीढ़ी ये भी जानना चाहती है हमें झूठ क्यों बोला गया इतना, कि आजादी बिना खड़क बिना ढाल के गांधी जी ने एक लठिया बजाते हुए दिला दी, या भूख हड़ताल पे जाते जाते दिला दी। ये कितना बड़ा षड्यंत्र है कि इतना इतिहास को विकृत करके, और जिस व्यक्ति ने जिंदगी में कोई बैटल न जीता, हर बार वो हारा ही नहीं। देखिए पहला ही जो आंदोलन उन्होंने खलीफत किया, तब से लेकर 1947 तक जो जो मुद्दा इन्होंने उठाया, हर में परास्त हुए, हर में हार खाई, और जिन्ना के आगे घुटने टेकने पड़े, हर एक के आगे घुटने और लेट गए बिल्कुल नतमस्तक होके उनके चरणों पर। और भी कुछ मांगना है तो मांगो। मधु जी, ऐसा आदमी जी, जो एक आई जस्ट वांट टू फिनिश, ऐसा आदमी जिसने आजादी दिलाना नहीं, पार्टीशन हमें गिफ्ट किया, लाखों लोगों को बेघर करने में, उजाड़ने में, जेनोसाइड में, लाखों महिलाओं के बलात्कार, अबडक्शन और क्या अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस, जेनोसाइडल वायलेंस जो हमारे नेताओं ने खुद प्रिजाइड की। ऐसे व्यक्ति को आप हमें दिखाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप इस देश को डिफीट्स के लिए, हारने के लिए हर बात तैयार करते हैं। यहाँ की मानसिकता क्या है कि कोई भी आए तुम्हें जूता मारे, आपके मुंह पे थूके, इस देश को लूट के ले जाए, आप उसको गले लगाते जाओ, उसके नीचे नतमस्तक होते जाओ। इट इज नपुंसकता की एक आज छवि बन गई है। हमारे जो सरकारी हीरोज हैं, उनकी वो छवि आम नागरिक, और वो जानने लगा कि आजादी किसने दिलवाई, क्या क्या फोर्सेस थे जिसके वजह से अंग्रेजों को निकलना पड़ा। तो हम वो भी जानना चाहते हैं, और ये भी जानना चाहते हैं कि 1947 से अब हमारा नेशन नहीं पैदा हुआ, इसलिए राष्ट्रपिता भी आप नहीं बन सकते उस सिविलाइजेशन के जो हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन है। और इसके जो आप कवि कालिदास का विवरण दे रहे थे, उसमें दो राय नहीं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, और उनका हमने कभी नाम विदेशों में उस तरह नहीं फैला। अपने स्कॉलर्स को, अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, पर जो दो फाउंडेशनल टेक्स्ट हैं, रामायण और महाभारत, हमारे अगर वेदों के बाद किसी का दर्जा आता है, ये फाउंडेशनल टेक्स्ट का बिल्कुल वेदांत से ही निकली हुई है ये विचारधारा। इसका भी हमने इतना विकृत रूप बनने दिया अपने ही लेफ्टिस्ट इस्लामिस्ट इंटेलेक्चुअल्स द्वारा, क्योंकि वी नेवर प्रमोटेड इट एज द ग्रेट। और इन दोनों की बराबरी की आज भी कोई टेक्स्ट दुनिया में नहीं हुई। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। महाभारत और रामायण कोई बराबरी नहीं, बिल्कुल नहीं है।
परंतु हमने उसको एट्रोसिटी लिटरेचर बनाने दिया इस देश के दुश्मनों के हाथों, बिकॉज वी नेवर टेकन इट सीरियसली। देखिए, और एक सिर्फ और सेंटेंस जोड़ के मैं आई हैंड ओवर द फ्लोर टू यू कि ये जो सोवियत इन्फ्लुएंस रहा, वहां पे भी लेनिन, स्टालिन, माओ, जो सोशलिस्ट वर्ल्ड का था, हर जगह पुतले लगा दो उनके। जी, और वहां के लोगों ने तो ढाए वो पुतले। हम जैसे कर रहे हैं, हम वायलेंस से तो नहीं ढाएंगे, परंतु आज लोग इस पुतले के आगे या इन स्टैच्यूज के आगे नमन करने को राजी नहीं है। हमारा दिल और खून खोल रहा है कि आपने बहुत बड़ा हमारी पीढ़ियों दर पीढ़ियों के साथ षड्यंत्र किया। Now all yours. देखिए, मैं 2-3 बातें जो आपने कही उन्हीं को आगे बढ़ाता हूं। पहली बात तो रामायण और महाभारत कितने बड़े महाकाव्य और इतिहास हैं। अब पश्चिम के बारे में कहा जाता है कि उसकी फाउंडेशनल टेक्स्ट हैं होमेर की इलियड और ओडिसिया। अब ये जो उनके एपिक्स हैं, जिसके बिना पर बहुत बड़े बड़े महाकाव्य बाद में यूरोपीय भाषाओं में लिखे गए, वो टेक्स्ट तो रामायण और महाभारत के आगे फ्रेगमेंट्स हैं। They are very small, tiny fragments, and they don't even represent a wide profundity of thought. और हम जब ये कहना चाहते हैं कि हम भी कुछ हैं, तो जो हमारे पास हैं हम उसका जिक्र नहीं करेंगे, हम उसे छुपा लेंगे। तो जो आप इतने धनी हैं, जब आपके पास इतनी संपदा है, तो आप स्वयं भी उससे मुंह मोड़े हुए हैं, तो दूसरा क्या पहचानेगा और क्यों पहचानेगा? और फिर जैसे आपने कहा कि वो आपकी रामायण को और आपके महाभारत को एक ब्राह्मणवाद और एट्रोसिटी लिटरेचर में ब्राह्मणों के अत्याचार में परिवर्तित कर देगा, तो वो तो इसलिए कर देगा कि आपने उसे इनवाइट किया है करने के लिए। यानी हमने सिर्फ 2-4 चीजों को पकड़ लिया। जैसे अगर आर्किटेक्चर, इंडियन आर्किटेक्चर की बात कहीं करनी होगी, तो हम हर जगह ताजमहल को दे देते हैं। हमारे लिए ना तो बृहदीश्वर का मंदिर है, हमारे लिए ना तो कोणार्क है, हमारे लिए ना तो मार्तंड है, हमारे लिए ना तो एलोरा। अब ये जो कि आर्किटेक्चरल वंडर्स हैं, और ऐसे वंडर्स हैं कि मोस्ट साइंटिफिकली क्रिएटेड। अगर 80 टन का पत्थर 110 फीट मंदिर के शिखर पर चढ़ाया जा सकता है सन 1200 में, तो कौन सी टेक्नोलॉजी रही होगी और कितना उसके लिए विज्ञान आवश्यक होगा? क्या इसको आप नकार सकते हैं? तो ये किया गया, माउंटेन्स को, हिल्स को तराशा गया। हाँ, जो कि कैलाश का मंदिर है एलोरा में। कैलाश का मंदिर है एलोरा में। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि मनुष्य के लिए तो ये संभव ही नहीं है, शायद एलियंस ने आकर किया हो। अरे हम ही वो एलियंस हैं, और हमारे वो शास्त्र हैं, हमारे पास वो ग्रंथ हैं, आज भी हैं। हमारे पास समारंगण सूत्र है, क्षीरार्णव है, ये शिल्प के शास्त्र हैं जो आज भी बताते हैं कि ये काम कैसे करना है। हमने उनका जिक्र नहीं किया, हमने उन्हें स्कूल कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया। तो मैं आपसे यही कह रहा था कि ये षड्यंत्र है गांधी जी के नाम पर अपने सारे के सारे इतिहास को नकारने का। यहाँ मैं एक छोटा सा आपको क्वेजी हिस्टोरिकल कहो या हिस्टोरिकल कहो, ऐसा एक फ्रांस के बहुत बड़े विद्वान थे एलेन दानियालू। वो भारत में आकर रहे बहुत साल, फिर बाद में उन्होंने अध्ययन करने के बाद, पुस्तकें लिखने के बाद संन्यास भी ग्रहण किया, शिव कुमार का नाम। तो जब वो आए तो जवाहरलाल ने उनसे ये कहा कि यू आर रनिंग आफ्टर थिंग्स विच वी आर ट्राइंग टू गिव अप। For him, dams were the modern Bhakra Nangal Dam, उनके लिए modern था। और
और वो जब क्या कहते हैं मद्रास गए एकेडमी में, तो सुब्बुलक्ष्मी को सुना और देखा तो उन्होंने कहा, व्हाट एम आई बिफोर द क्वीन ऑफ म्यूजिक, ए मियर प्राइम मिनिस्टर। अब ये सुनने में बहुत अच्छा है और आज इन एकेडमी ने लिखा हुआ है वहाँ स्वर्ण अक्षरों में, लेकिन क्षमा करें, जवाहरलाल जी ने और इंदिरा ने और उनकी संतानों ने राज किया तो भारतीय संगीत के लिए क्या किया? उस क्वीन ऑफ म्यूजिक के लिए, आपकी आर्ट के लिए और उसके वंशधरों के लिए और उस संपत्ति के लिए आपने क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया। तो यानी ये एक सबसे बड़ी बात है, और यही बात हर जगह इतिहास में तोड़ मरोड़ कर ऐसी रखी गई है कि आज भी हमें उसका निरीक्षण परीक्षण करने नहीं दिया जा रहा है। अब जैसे आपने खिलाफत आंदोलन की बात और महात्मा गांधी के बारे में कहा, गांधी वॉज द फर्स्ट पर्सन हु एनकरेज्ड द मुस्लिम्स ऑफ 20th century to cement an extra-territorial loyalty to the Khalifa of Turkey, loyalty to the Khalifa of the Islamic Ummah। यानी ये बिल्कुल नहीं सोचा महात्मा गांधी ने कि अगर, और मौलाना आजाद ने, कि मैं अगर हजारों नौजवान लड़ने के लिए भेज रहा हूं मुसलमान लड़कों को तुर्की में खलीफा के लिए, और हजारों गए, तो मैं यहां बीज डाल रहा हूं भारत के मुसलमान के दिमाग में कि तुम्हारी लॉयल्टी कहीं और होनी चाहिए। नहीं, पर वो भी लॉयल्टी उस खलीफा के प्रति जिसको वहां के लोगों ने नकार दिया था, उखाड़ फेंका था। बिल्कुल उखाड़ फेंका था, बिल्कुल नहीं चाहते थे। बिल्कुल वो कमाल अतातुर्क आ चुके थे। हाँ, वो लिबरल मॉडर्नाइजर थे और उनको पॉपुलर ओपिनियन के साथ लाया गया। और यहाँ बापू जिनको कख नहीं पता था, ना ज्योग्राफी, ना वर्ल्ड ज्योग्राफी, ना वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ना वर्ल्ड हिस्ट्री, वो व्यक्ति तय करता है कि हिंदुस्तान के ही नहीं मुसलमान वहाँ एलिजेंस हो करें, पर यहाँ के हिंदुओं का भी धर्म कहता है, धार्मिक ये ड्यूटी है हमारी कि हम उनको सपोर्ट करें। गजवा हिंद एजेंडा है या वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट का या वर्ल्ड डोमिनेशन का एजेंडा है, और ट्रांसनेशनल जो उम्मा है, इस्लामिक उम्मा, हम उसको सर्व करें। और बिल्कुल मुसलमानों ने कहा थैंक वेरी मच, हम वही करें। और देखिए जब उन्होंने कत्लेआम किया, खासकर केरल में, और कई सारे हुए स्लॉटर्स देश भर में, और गांधी जी क्या कहते? गांधी जी कहते दे आर एक्टिंग एज पर द डिक्टेट्स ऑफ देयर फेथ, आई एडमायर देम। मतलब हमें मारना तो उनका है, हम काफिर हैं, हमारा होना गुनाह है, तो हमारा सर से धड़ अलग करना वो तो उनका मजहबी मैंडेट, और गांधी जी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी तरह से एंडोर्स कर रहे हैं, किसी को रोक। और ये अहिंसा के नाम पर हो रहा है। मुसलमानों को अहिंसा नहीं सिखाई, केवल हमें नपुंसकता सिखाकर अहिंसा का नाम दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी दूसरी बात आपको कहनी थी भरत जी, आपको याद दिलाऊं मैं। हाँ जी हाँ, दूसरी बात जो मैं कह रहा था, इंडिया हम इरेज कर रहे हैं, और ग्रीस जो कि आज इज नॉट ऑन द टॉप, बट दे मेड ग्रीस वन ऑफ द ग्रेट टूरिस्ट सेंटर्स and a civilizational hub for Europe even today. Please talk about that. ये आपकी आवाज थोड़ी कट गई, तो जरा आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? अभी थोड़ी सी देर के लिए आपकी ट्रांसलेशन। When we talked on the phone, you had given me really insightful comments on how, in sharp contrast to India, Greece has played itself out very differently. Yes. They may not be top of the heap today economically, culturally, or whatever. But they have projected themselves to be the foundational
civilizational hub for Europe. जी हाँ, And in that sense, the world comes to them looking for that. So their ancient pre-Christian monuments जी हाँ, बिल्कुल and that heritage. बिल्कुल। You described it so well. जी हाँ। Please जी share हाँ। it with our viewers. ये देखिए, आपने बहुत अच्छा किया कि मुझे स्मरण दिलाया कि ये कितनी महत्व की बात है जो हमारे भारत के लोगों को जानना चाहिए कि किस तरह से एक प्राचीन सभ्यता और प्राचीन देश प्रदेश जो कि हमारे देश से बहुत छोटा है, शायद पंजाब हरियाणा मिलाकर जितना होता है उतना ही है, वो किस तरह से अपनी ऐतिहासिक अस्मिता और संस्कृति को जिंदा रखेगा और अपने पूरे के पूरे प्राचीन संस्कृति को आज भी अपना दिखाने के लिए मुखौटा नहीं बल्कि अपना असली चेहरा बनाए हुए। देखिए, ये सब जानते हैं कि आज से 2000 साल पहले ईसाइयों ने ग्रीस के ऊपर धीरे धीरे ईसाइयत का प्रभाव डाला और चौथी शताब्दी तक ग्रीस बहुत तेजी से ईसाई बन गया और फिर लगभग 1000 साल तक वहाँ ईसाइयों का राज्य रहा और आज भी ग्रीस जो है वो एक क्रिश्चियन कंट्री है, ईसाई स्टेट है। लेकिन आप किसी भी ग्रीक से बात करेंगे तो उसके लिए इतिहास जो है वो जीसस से या ईसाइयत से शुरू नहीं होता, उसके लिए इतिहास शुरू होता है होमर से, उसके लिए इतिहास शुरू होता है अपने अर्लीस्ट टेक्स्ट से जो उनके ग्रंथों की परंपरा है और जो अब उत्खनन में आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी होकर जो अद्भुत चीजें उनके भूगर्भ से निकली हैं, तरह तरह की कलाकृतियां जो कि लगभग 7000 साल पुरानी तक हैं, इस तरह की चीजें जो आई हैं वो अपनी गणना वहां से करते हैं। और हमारा क्या है कि हम तो यही नहीं जान पा रहे कि हमारा उद्गम कहाँ होता है, और हम जानते हैं सब कुछ है लेकिन हम शर्म के मारे उसकी बात नहीं करते। अगर वेद के बारे में बात करनी हो तो हम उसको एक धार्मिक ग्रंथ मानकर अलग कर देते हैं और सेक्युलरिज्म के नाम पर उसके लिए कुछ बोलने से झिझकते हैं। और जितने हमारे दार्शनिकों की परंपराएं हैं उन सब के बारे में हम नहीं बोलना चाहते और हमने अपनी पूरी शिक्षा पद्धति से उन सारे ग्रंथों को 70 साल से अलग किया हुआ है। इसका प्रभाव क्या होता है, प्रैक्टिकल प्रभाव क्या होता है? वो ये होता है कि भारतवर्ष को इतना समय लगा सिर्फ एक मंदिर रिक्लेम करने में कि यहां बाबर ने 12वीं शताब्दी का एक मंदिर गिराकर बाबरी मस्जिद बनाई थी। लेकिन आप ग्रीस को देखिए, ग्रीस का जो सबसे बड़ा ऐतिहासिक स्थल है अथीना का मंदिर, जिसको पार्थेनॉन कहते हैं, यानी देवी का, कन्या देवी का मंदिर, तो उस मंदिर के ऊपर कालांतर में मुसलमानों ने मस्जिद भी बनाई, उस पर ईसाइयों ने चर्च भी बनाया। लेकिन आज से 100 वर्ष पहले जब ये निर्णय किया गया ग्रीस में कि हम उसको जैसा वो था ईसा से 500 वर्ष पूर्व जैसा वो था वैसा ही दोबारा बना देंगे, तो वहां चर्च भी हटा दिया गया, वहां मस्जिद भी हटा दी गई और केवल वहां ऊपर ही नहीं उसके आसपास रिकंस्ट्रक्शन में जितने भी चर्च थे वो भी सब हटा दिए गए। और वहां किसी ने कोई कंट्रोवर्सी नहीं की कि आप चर्च क्यों हटा रहे हैं या मस्जिद क्यों हटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां एक लक्ष्य था और सब उसके ऊपर एक मत थे कि जो हमारी प्राचीन उपलब्धि थी और जो हमारी विरासत थी उसको दोबारा साकार करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे। और आज आप जाते हैं तो एथेंस का सबसे बड़ा स्थान वही है, हजारों आदमी विश्व भर से आकर देखता है और वो ये देखता है
कि 100 सालों से उसके एक एक पत्थर को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करके एंशिएंट टेंपल बनाया जा रहा है। आप ये देखिए, 30-35 साल से तो मैं ही देख रहा हूं हर साल जाकर कि किस तरह से कितने पत्थर और नए लग जाते हैं। टूटे हुए पत्थरों को दोबारा तराश के उनकी जगह वैसे ही नए पत्थर। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ योर पास्ट का मतलब होता है कि आप अपने पास्ट को आज जीवंत कर देते हैं। और भारत के अंदर चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, ये चेतना अभी नहीं आई है। हमारी सरकारें जो हैं इस काम में अभी निष्फल हैं, क्योंकि उनके भीतर दब्बू है, निष्फल नहीं है, दब्बू है। हाँ, दब्बू के कारण निष्फल, डर जाती है। बिल्कुल उसी के कारण वो। देखिए, मैंने कहा ना, ये गांधी जी की जो नपुंसकता के पाठ पढ़ाए गए और उसको अहिंसा का ग्लोरिफाइड जामा पहनाकर हमें बताया गया, तो पौरुष और जो एक आत्म सम्मान की भावना होती है, वो तो उसको जड़ से उखाड़नी थी। बिल्कुल समूल नष्ट हो गया इतिहास, उस इतिहास, क्योंकि देखिए आजादी के आंदोलन की पीढ़ी इतनी उखड़ी हुई नहीं थी, कल्चरली अपरूटेड नहीं थी जी। जितने भी हमारे उन दिनों कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, नेहरू को छोड़ के अधिकतर बहुत वेल रूटेड थे, स्कॉलर्स थे, बहुत बड़े गांधी की तरह नहीं कि 4-5 किताबें पढ़ी हुई हैं और बड़े प्राइड से कहते हैं कि मैंने 3 किताबें पढ़ी है फलान इनका, उसमें भी कोई बहुत बड़ा शास्त्र हिंदुस्तान का नहीं। Unto the last एक तो उन्होंने कहा पढ़ी, और so he was a very ill-read, ill-informed person. बिल्कुल। Had many good qualities, but ना स्कॉलर थे, ना हिस्ट्री का कोई ज्ञान था, देश के इतिहास का भी कोई ज्यादा ज्ञान नहीं था। विदेश के इतिहास का होना तो बहुत ही कोई सवाल ही नहीं उठता, जिस इंसान को अपने देश का ज्ञान भी बहुत कम है। खैर, मैं दूसरी एक जो बात इसमें आपने कहा कि ग्रीस में प्रभाव बढ़ा जब क्रिश्चियनिटी का, तो ऐसा आपने अंदेशा दिया, उसको जरा स्पष्ट करिए। ये प्यार से तो नहीं क्रिश्चियनिटी ग्रीस में आई, जैसे इस्लाम नहीं वहाँ प्यार से गया, तो जरा उसका, क्योंकि जब उन्होंने चर्च उखाड़ी और मस्जिदें उखाड़ी, क्रिश्चियन होते हुए भी चर्च को उन्होंने डिसमेंटल किया कि हमें अपनी पुरानी हेरिटेज से जुड़ना है, तो ये इतिहास का इसका मतलब बोध था कि वायलेंस के माध्यम से हमारा इतिहास मिटाया गया। Am I right? बिल्कुल राइट। देखिए क्या है, प्यार से क्रिश्चियनिटी फैली नहीं, देखिए क्रिश्चियनिटी कहीं प्यार से नहीं फैलती है, और उसके इतिहास में केवल नृशंसता रही है, और मूर्ति भंजन, आइकनोक्लाज्म, ये क्रिश्चियनिटी का मूल मंत्र है, इस्लाम का भी, और इस्लाम का क्रिश्चियनिटी से वो ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि मोहम्मद साहब ने ईसाइयों को ही देखकर अपनी विचारधारा को विकास में लाए। अब ग्रीस में क्या हुआ है, जब उन्होंने अपने पुराने इतिहास, विरासत, हेरिटेज को पुनर्जागृत किया, रिक्लेम किया, तो किसी चर्च के व्यक्ति ने, और वहाँ जो पापास यानी जो क्रिश्चियन चर्च के प्रमुख एपिस्कोपल अथॉरिटी थे, उन्होंने भी, किसी ने ये नहीं कहा कि इन एंशिएंट साइट से चर्च को मत हटाइए। क्यों? ऐसा कैसे हुआ? ऐसे इसलिए हुआ कि वो सारे देश के अंदर बच्चा बच्चा और हर पार्टी का राजनीतिक व्यक्ति, इंक्लूडिंग द कम्युनिस्ट, यानी वहाँ जो कम्युनिस्ट पार्टी है ग्रीस में, और कम्युनिस्ट पार्टी ग्रीस में एक ज़माने में तो बहुत प्रभाव रखती थी, और आज भी एक एक्टिव पार्टी है जो इलेक्शन लड़ती है, उसका व्यक्ति भी ये नहीं कहता कि जो हमारा इतिहास है उस इतिहास को आप छुपाइए, और ईसाइयों ने क्या संहार किया उसको छुपाइए।
आप अगर एथेंस आज जाएंगी या कोई भी जाएगा तो वहाँ क्रिश्चियनिटी के इतिहास के ऊपर, वहाँ की क्रिश्चियन कला के ऊपर एक म्यूजियम है जिसका नाम है बिजेंटीन म्यूजियम। उस बिजेंटीन, हाँ, तो बिजेंटीन म्यूजियम के शुरू में जो प्राचीन मूर्तियां हुआ करती थी उनको रखा गया है, और उसके बाद उन सब चर्चेस, उन सब मंदिरों जिनको ईसाइयों ने तोड़ा, 300 वर्षों तक ध्वस्त किया, सुंदर मूर्तियों के चेहरे पर गहरे गहरे क्रॉस बनाए, उन सबको दिखाया ही नहीं गया है। उन सब के नक्शे, उन सब की लोकेशन, वो एथेंस में कहां कहां हैं, उन सब के ऊपर बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए गए। और आपको जानकर ये हैरानी होगी, और हर हिंदुस्तानी को ये समझना चाहिए, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर को और हमारे सांसदों को ये जानना चाहिए कि हर रोज कम से कम 300-400 स्कूल के बच्चे आकर ये इतिहास देखते हैं, और जो गाइड होता है वो इन्हें बताता है कि देखो प्राचीन मूर्तियों का कैसे विध्वंस क्रिश्चियंस ने किया। आप सोच सकते हैं भारत में ये ऐसा होना? भारत में तो आज आपको टेलीविजन पे ये कहने नहीं दिया जाता कि इस्लामिक काल के अंदर मंदिरों को ध्वस्त किया गया और उसका प्रमाण है। और एथेंस के अंदर बिजेंटीन म्यूजियम में ये दिखाया जा रहा है, बच्चे बच्चे को इतिहास से दिखाया जा रहा है कि सच ये है। वो कारण है, कारण बड़ा स्पष्ट है कि वो एक तो अपने इतिहास पर गौरव करते, वो ये कहते हैं कि हाँ आज क्रिश्चियनिटी है, आ गई, हम क्रिश्चियंस हैं, लेकिन जितना भी था हम उसको अपना मानते हैं। तो आप देखिए ग्रीस के अंदर हर दूसरी लड़की का नाम हेलन है, मारिया नहीं है। हेलन तो होमेरिक नेम है ना, और बहुत से लड़कों का नाम आरिस होता है, अलेक्जेंडर भी होता है, लेकिन बहुत से लड़कों का नाम तो जो प्राचीन देवी देवता थे उनके ऊपर होता है, और लड़कियों का भी। लड़की का नाम तो एक बहुत कॉमन नाम है दिमित्रा। तो दिमित्रा जो है वो तो भूदेवी थी प्राचीन काल की, और आज वो नाम रखा जाता है। तो जो जिस प्रकार, हाँ, तो जिस प्रकार की एक वितृष्णा, घृणा, एक फोबिया नेहरू के काल में भारत के अंदर हुआ, और जिसकी संरचना में गांधी जी की इमेज को सबसे आगे रखा गया, वह हमारे देश के लिए अत्यंत घातक रही। और आज हमें सही कह रही है। एक सवाल मेरा ये दिमाग में आ रहा था जी, क्रिश्चियन होने के बावजूद भी उन्होंने क्रिश्चियन ब्रूटैलिटीज, क्रिश्चियन वैंडलिज्म को नहीं छुपाया, और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च है भी थोड़ी अलग बाकी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक यूरोप में जो प्रथा है चर्चेस की, ऑर्थोडॉक्स चर्च वहाँ की थोड़ी फर्क है, क्योंकि ये इतिहास स्वीकार करती है। अच्छा ये बताइए मुझे जी, उन्होंने मस्जिदें भी तोड़ी जहाँ जो ग्रीक टेम्पल्स के ऊपर बनाई गई थी। अगर वहाँ ये जो मुस्लिम राज रहा होगा तो जाहिर है कि मुस्लिम पॉपुलेशन भी रही होगी जी। अगर वहाँ उतनी ही मुस्लिम पॉपुलेशन होती, 5%, 8%, तब भी ये संभव होता, या 10%, या आज जैसे भारत में है? देखिए, आपको लगता है कि हाँ ये संभव होता, लेकिन ये प्रोसेस जो है रेस्टोरेशन का 19वीं शताब्दी में शुरू हो गया था। आप जो पॉपुलेशन की बात कर रही हैं उसमें ऐतिहासिक तथ्य ये है कि सन 1920 में जब ग्रीस का बंटवारा किया गया और ये कहा गया कि सारे ईसाई ग्रीस चले आएंगे तुर्की छोड़कर, और सारे मुसलमान ग्रीस छोड़कर तुर्की चले जाएंगे, जो डिवीजन हुआ सन 2021 के अंदर,
जिस डिवीजन के मॉडल, पॉपुलेशन, हाँ उसी मॉडल को, पॉपुलेशन, जी उसी मॉडल को, डिवीजन को लेकर भारत के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान का की प्लान बनी थी। ये एक ऐतिहासिक सच है जिसके बारे में मैं 10 साल से कहता आ रहा हूं, लेकिन इतिहासकारों ने भारत के अंदर उसका बिल्कुल भी संज्ञान नहीं लिया है। क्योंकि पाकिस्तान 1935 में जब कैम्ब्रिज में डिक्लेयर किया गया तो वो ब्रिटिश ने कराया सन 21 में टर्की और ग्रीस के अंदर ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन करके। लेकिन ये ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन 1921 में हुआ। ये रिकॉन्स्ट्रक्शन का काम तो उससे और 50-60 साल पहले, 70 साल पहले शुरू हो चुका था। यानी ग्रीस का काफी कुछ इलाका, आधे से ज्यादा इलाका 1818 के आसपास, ऐसे ही कुछ तारीख है, उसी के लगभग आजाद हो गया था। तो उन्होंने अपने राष्ट्रवाद में अपने प्राचीन इतिहास को, अपने प्राचीन काव्य को और अपने प्री क्रिश्चियन धर्म को सबको रखा और उसको अपनी पहचान का श्रेष्ठ और अभिन्न अंग बनाया, उसको शीर्षस्थ बनाया। आज भी आपको कोई व्यक्ति ग्रीस में ये नहीं कहता मिलेगा कि मेरे पूर्वज जंगली थे। आपको ये कहते हुए नहीं मिलेंगे लोग कि प्लेटो के जमाने में ग्रीस जो थे वो निशंस हुआ करते थे और अपनी पॉपुलेशन पर अत्याचार करते थे। ठीक है, वो एक आकलन करते हैं। इसी वजह से यूरोप भी ये ग्रीस का ये लोहा मानता है। अभी जैसे आपने और मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा जी, और आप भी जानते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने में जी आप अरिस्टोटल नहीं पढ़ेंगे, आप सोफोक्लिस नहीं पढ़ेंगे, आप उनके क्लासिक्स नहीं पढ़ेंगे, तो इसका मतलब आपकी इंग्लिश लिटरेचर की भी पढ़ाई इनकम्प्लीट है। बिल्कुल आपको वो सोर्सेज बता, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर तो 14th सेंचुरी से शुरू हुआ, वो भी बचकाना सा, बनियंस, प्रोग्रेस, बचकानी टेक्स्ट। और ये जो इतिहास है यूरोपियन लिटरेचर ग्रीस बेस्ड जी, उसको वो अपना ग्रीक लैंग्वेज, उसकी स्टडी, क्लासिकल ग्रीस की स्टडी, इट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्कॉलरशिप इन द ह्यूमैनिटीज इन यूरोप। बिल्कुल, स्कॉलर्स को बहुत सम्मान मिलता है। यहाँ पे संस्कृत के स्कॉलर को अगर उसको अच्छी अंग्रेजी नहीं आती तो पोंगा पंडित। दूसरा, हमें संस्कृत से वंचित रखा गया। आप तो जानते हैं जेएनयू में प्रोफेसर कपिल कपूर को कितनी भीषण लड़ाई लड़नी पड़ी थी। अंग्रेजी डिपार्टमेंट में थे वो प्रोफेसर, पर संस्कृत डिपार्टमेंट होना चाहिए। वहाँ पर्शियन है, वहाँ अरेबिक है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, जर्मन है, फ्ला है, डिमका, पर संस्कृत नहीं लाने देंगे। इस पे एक्चुअली दशकों की लंबी लड़ाई लड़ी गई और ये कहा गया कि ये तो हिंदुत्व, फासिस्ट हिंदुत्व का प्रतीक है। बताइए, उनको रामायण में फासिज्म दिखता है, इनको महाभारत में, गीता में, जो एक्चुअली अगर दुनिया में कहीं यूनिवर्सल मैसेज की बट विद कल्चरली रूटेड टेक्स्ट हैं हिंदुस्तान में, ये मैसेज आज कोई कोइंसिडेंस नहीं। और दूसरा, साइंटिफिक क्वेरी, नॉलेज सीकिंग टेक्स्ट, और इसीलिए आज वेस्ट के कटिंग एज फिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स, साइंटिस्ट संस्कृत पढ़ के, नासा भी संस्कृत पढ़ के वेदों से प्रेरणा लेते हैं, सीकिंग एक्सप्लेनेशन फॉर द नेचर ऑफ द यूनिवर्स, नेचर ऑफ द कॉस्मोस। और हमें ये बताया जाता है, जैसे ये पोंगा पंडित है, उनके लिए श्लोक है और इसमें कोई गाइड। इतना अन्याय कैसे झेला हमने, इतनी जलालत कैसे सहन की हमने, और अपने हाथों द्वारा, अपने ही लोगों के हाथों द्वारा। बाबर ने अन्याय किए वो समझ आता है, पर बापू गांधी अन्याय करे, नेहरू अन्याय करे, हमारे अभी मौजूदा नेता अन्याय करे, तो सच में जो वो खून खौलता है, मुझे लगता है वो बाबरी अत्याचार से ज्यादा खून खौलता है। क्योंकि बाबरी अत्याचार को इन्होंने रोमांटिसाइज करके उसको हमें एक
You know, it's like a medal of honor, as though we should कि वो आया था हम पे राज करने, हम पे अत्याचार करने. We should own it up as the greatest chapter in our history. देखिए अनोखा mindset. देखिए मधु जी, इतिहास में जो अत्याचारी था उसको बहुत शिष्ट और सुसंस्कृत बनाने का कार्य आजादी के बाद हमने किया है. अंग्रेज ने नहीं किया था, हमने किया है. पूरा ये अलीगढ़ स्कूल और आपने और मैंने तो उसको अपनी आंखों से सन 72-75 के बाद से दिल्ली विश्वविद्यालय में देखा ही है, आपने भी देखा ही है. देखिए आज आप कहते हैं द ग्रेटनेस ऑफ मुगल सिविलाइजेशन. आप मुझको ये बताइए कि बाबर और हुमायूं को छोड़कर, जिनका राज बहुत कम समय के लिए था, जितने भी वस्त्रालंकार और वस्त्र थे वो तो राजस्थानी थे. अकबर तो सेंट्रल एशियन कपड़े नहीं पहनता था, उसने तो बहुत जल्दी राजस्थानी कपड़े पहनने शुरू कर दिए और फिर औरंगजेब तक राजस्थानी कपड़े पहने गए. और ये जो आप तरह तरह की कहानियां बनाते हैं कि साहब वो फलाना पुलाव और वो फलाना कीमा और फलानी चीजें, ये सब ईरान इराक कुरान से आई. तो पुलाव कैसे बनाते होंगे? हाँ, तो ये चावल, ये सब इतना बड़ा झूठ है. और ये सारी की सारी पाक विद्या, ये सारी की सारी क्विजीन राजस्थान की है. आज भी वही सारी डिशें, वही सारे चीजें राजघरानों में अब भी हैं. वो क्षत्रिय समाज में वो उसी तरह से गोश्त से चीजें बनती थी और वही सब ले ली गई और हम ये कह रहे हैं कि साहब ये मुगल की है. इसी तरह से मैं संगीत के बारे में, दूसरा भरत जी, वहाँ तो स्पाइसेस ही नहीं होते थे. हाँ, स्पाइसेस तो भारत में उगते थे. बिल्कुल. हर यहाँ के स्पाइसेस लेने आती थी. हाँ, ये क्विजीन मुगले कहाँ बनाएंगे? अच्छा, ना चावल उनके पास, अब ना स्पाइसेस उनके पास, ना सब्जियां उनके पास. हाँ, और ये मतलब क्या था, क्या गोश्त के अलावा ये था ही नहीं. वो भी ऐसे चिथड़े करके खाते. ये था ही नहीं. और फिर आप देखिए, ये कहा जाता है खाना बनाने में, मुगलई खाने में दम पुख्त, यानी आपने एक हांडी को ढककर और फिर आटे से मढ़कर उसको 5 घंटे हल्की हल्की आंच दी. अब मुझको बताइए कि ये क्या उस संस्कृति में हो सकता था? क्या 5 घंटे 6 घंटे की आंच देना, क्या कहते हैं, डेजर्ट कल्चर के अंदर? और आप ये कह रहे हैं कि ये सब वहां से ले आए, ये सब सेंट्रल एशिया से ले आए. तो ये एक इतना बड़ा ग्लोरिफिकेशन जो कि नहीं था उसका हुआ है. और इसका जब इतिहास एक इन डिटेल लिखा जाएगा तो आपको नजर आएगा कि सिवाय एक बहुत ही अत्याचारी फौजों के वहां से शायद ही कुछ आया. ऐसे ही कभी मैं आपके साथ प्रोग्राम संगीत के विषय में करूंगा कि एक बहुत बड़ी धारणाएं हैं. तो पक्का करना है कि संगीत पे तो पक्का करना है. हाँ, संगीत के विषय में इतनी धारणाएं उल्टी सीधी बनाई गई हैं और अमीर खुसरो के कैरेक्टर को ऐसा बना दिया गया है कि जैसे उन्होंने उत्तर भारतीय संगीत की एक नई हमें इजाद कर दी, जो कि हिस्टोरिकल बिल्कुल नहीं है. तो अब हम लौटते हैं उसी बात के ऊपर, ग्रीस के ऊपर, कि क्या कारण था कि ग्रीक्स ने अपने विरासत को जिंदा रखा. देखिए, इसके 2 कारण बहुत स्पष्ट थे. एक तो वो ये जान चुके थे, समझ चुके थे कि केवल ईसाइयत से उनका काम नहीं चलता. और ये बात तो यूरोप ने ही सिद्ध कर दी. आखिर जो यूरोप में रिनेसांस हुआ, ये यूरोपियन रिनेसांस कैसे हो गया भाई? ये तो यूनान के और रोम के, ग्रीक और रोमन के टेक्स्ट को पढ़कर हुआ. और उनके अंदर ये धारणा थी, हमेशा से ये धारणा थी, जबकि वो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में भी ये धारणा थी कि जितना हमारा क्लासिकल लिटरेचर है उसको हमें बरकरार रखना है. आज आप ग्रीस में जाइए, किसी छोटे से शहर में भी, एक बहुत छोटा सा गांव भी होगा, तो उसके अंदर 6-7 गलियां जरूर होंगी. अरिस्टोटेलियू, एरिस्टोटल
एरिस्टोटल की सड़क, सोफोक्लीस की सड़क, इस तरह से जो उनके 5-6 बड़े बड़े नाम हैं, सोलोमोस की सड़क, ये छोटे छोटे गांवों में भी होगी, और एथेंस और थेसलोनिका और ये इन सब में तो है ही, हर शहर में ये है। और दूसरा जो पुराना उनका आर्किटेक्चर है, छोटी छोटी गलियों में भी जी कितनी सुंदरता से उसे संजो के रखा गया। जी हाँ, You know, it's a delight to walk through those narrow lanes of Greek cities. छोटी छोटी गलियां, और it's like a maze, but it's so beautiful. और हमने अपने शहरों को, पुराने आर्किटेक्चर को तबाह होने दिया, उजाड़ दिया, बड़ी बड़ी हवेलियों को उजाड़ दिया, बड़े बड़े कटरे बन गए, उजाड़ दिया, बड़े बड़े मंदिरों को खत्म कर दिया, उनको रिपेयर करना भी नहीं। आप आर्किटेक्चर की बात करते हैं जी। अभी वो कोई कोणार्क टेम्पल बनाने की तो औकात नहीं रही हमारी, परंतु किंतु उसको रिपेयर करने की भी नहीं है। और यू नो वेरी वेल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पास कोई ऐसी जानकारी भी नहीं है कि जिस कला से वो बनाई गई, जिस मटेरियल से बनाई गई, वो क्या थे, उसका कैसे इस्तेमाल करना है। क्योंकि जो जो जातियां वो वास्तुकला में थी माहिर, उनको हमने आर्किटेक्चर से निकाल दिया, क्योंकि उनके पास अंग्रेजी की डिग्री नहीं है आर्किटेक्चर की, उनको हक ही नहीं है कि कोई मकान बना सके, तो उनको आपने मजदूर बना दिया, बढ़ई बना दिया, राज को ईंटा गारा ढोने वाले बना दिया, ज्यादा से ज्यादा वो मिस्त्री पत्थर वगैरह काटते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारी हैसियत नहीं है उसको रिपेयर करने की भी, हमारे पुरातन इमारतों को। तो मैं चाहूंगी कि म्यूजिक पे खासकर, जिस another, you know, you're such a multifaceted personality and your knowledge domains is so diverse, तो म्यूजिक पे तो जरूर ही हम एक दिन करेंगे कि इस विरासत को भी कैसे मुगलई बना दिया, जबरदस्ती हर चीज को सौंप रहे अच्छी उनको, और जो उनसे गंध सीखा, यानी स्त्रियों को घूंघट में रखना, ये उनकी विरासत है। जी हाँ, भ्रूण हत्या, आप बेटियों को उठा ले जाते थे, ये हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स था, चार दीवारी औरतों की, और शिक्षा की कमी आना, ऐसे जिस देश में सरस्वती के रूप में स्त्री को, शक्ति को पूजा जाता हो, वहाँ पे स्त्री शिक्षा की कमी आ जाना, ये तो इन्हीं की विरासत थी, पर वो सब हम पे थोपा जाता है। हिंदू समाज की विकृतियाँ, हिंदू समाज के सोशल इवल्स, गजब की प्रताड़ना है भरत जी, पता नहीं कैसे ऐसा लगता है one is blisters over one's soul from the treatment our people have given us in post so-called independent India. बिल्कुल, ये सारा का सारा शुरू तो जवाहरलाल जी के टाइम से ही हो गया था, लेकिन इसका एक बहुत भयंकर रूप सन 70-75 से शुरू हुआ है और उसका राजनीतिक प्रयोग हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब मामला बदल गया है, क्योंकि जो हमारे नौजवान और नवयुवती हैं वो आज जिस समय में रह रहे हैं उसमें वो अपने आप जानना चाहते हैं और उनको साधन भी उपलब्ध हैं। सन 70, 80, 90 में वो साधन उपलब्ध नहीं थे, लेकिन 95 के बाद से वो उपलब्ध हैं। अब अगर हम लौटते हैं यूनान की ओर और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने अस्मिता को बनाया, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि यूरोप का ये जो पुनर्जागरण या रिनेसांस था, ये तो ग्रीस और रोम के ग्रंथों के आधार पर हुआ, और हम इतने मूर्ख हैं कि हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं थी, किसी दूसरी संस्कृति के ग्रंथों को उधार लेकर अपने आप को जिंदा करने की जरूरत नहीं थी। हमारे पास जो सैकड़ों हजारों ग्रंथ हैं, हमने अपनी ही चीज को भुला दिया। तो हमारी स्थिति तो बहुत दयनीय है। वो छोटा सा मुल्क हमको कह रहा है कि देखिए, यूरोप ने हमारे ग्रंथों को लेकर अपने आप को पुनर्जागृत कर दिया, और हम भी वो भी कर रहे हैं अपने आप को, और वो रह रहे हैं। लेकिन भारत को, जो अब बहुत से हमारे नेता कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा,
हाँ, मैं चाहता हूं विश्व गुरु बने, लेकिन विश्व गुरु तो जब बनेगा कि जब पहले आपका जो अपना है उसके प्रति सम्मान रखिए। वो जो आपको हमारे पूर्वज दे गए हैं आप उसको तो सीखिए। पहले हम अपने लिए तो छात्र बने, हम अपने ऋषि मुनि, हम अपने महाकवि, दार्शनिक, योगी, इनके तो छात्र बने। जब हम इनके छात्र नहीं बन सकते तो हम विश्व के क्या गुरु बनेंगे? ये एक बहुत बहुत सटीक बात कही आपने। पढ़ेंगे नहीं और दुनिया को ज्ञान देंगे। हम नहीं पढ़ेंगे, स्वयं अपने बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी अज्ञान रखेंगे और आप विश्व गुरु बनेंगे। हाँ। बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी विल सीख कर रखकर गजब की बेवकूफी और जहालत है। हाँ? हमें विश्व गुरु बनेंगे। हमें इन नारों से बाहर आना चाहिए। हमें जमीन पर उतरकर हमें सोचना चाहिए। और देखिए आज की स्थिति क्या हो गई है विश्व भर में। आज जो अभी बात हो रही थी कि यूनान में जब क्रिश्चियनिटी आती है तो चूंकि क्रिश्चियनिटी या ख्रिस्तानी मत जो है वो मूर्ति द्वेषक है, मूर्ति भंजक है। तो मधु जी, आज दुनिया में अगर कोई एक बड़ी लड़ाई है तो वो मूर्ति पूजकों और मूर्ति भंजकों के बीच है। क्योंकि मैं मूर्ति भंजकों में कम्युनिस्टों को भी रखता हूं, मैं ये वोक कल्चर के लोगों को भी रखता हूं। क्योंकि ये कम्युनिज्म का जन्म जो है ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की विचारधारा से ही है कि माई गॉड इज द ओनली गॉड, माई प्रॉफिट इज द ओनली प्रॉफिट, माई ट्रूथ इज द ओनली ट्रूथ। तो आज भी विश्व के अंदर एक और हिंदू हैं, बौद्ध हैं, शिंतो हैं, जापानी बौद्ध हैं, चीन के जैन हैं, सिख हैं और शिंतो हैं जैसे, या चाइना में वो लोग हैं जो कि दाओ ते चिंग में विश्वास रखते हैं। आज भी एक ग्रुप उनका है और दूसरा ग्रुप मूर्ति भंजकों का है। और आप देखेंगी कि इतिहास में, संसार के इतिहास में कला और सौंदर्य की उपासना मूर्ति पूजकों ने की है, मूर्ति भंजकों ने या निर्गुणी लोगों ने नहीं की है। उन्होंने केवल संहार किया है, आर्य समाजियों ने नहीं की। एक और बनता है भरत जी, इसी पर। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एस्थेटिक्स, इंडियन एस्थेटिक्स, बिल्कुल। जो घर के झाड़ू से लेकर किचन की नमकदानी से लेकर जी हर क्षेत्र में, जीवन के हर एक क्षण में एस्थेटिक्स की जो मैनिफेस्टेशन है इस पे करेंगे और उसका मूर्ति पूजा के साथ अभिन्न संबंध रिश्ता जुड़ता है। एक मैं जी जरूर करेंगे। मैं अभी कुछ सवाल ले ले। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। नो प्लीज फिनिश। हाँ, मैं बस एक आपको एक छोटा सा किस्सा और बता रहा था कि मैं 2-2.5 वर्ष हुए तो मैं एक हवाई के अंदर एक सेमिनार में गया था। वहां मुझे कीनोट एड्रेस देने के लिए कहा गया था। तो मैंने उसमें कहा कि संसार के अंदर सौंदर्य के उपासक मूर्ति पूजक ही हुए हैं और भारत ने इसलिए जितनी कला का प्रोडक्शन किया है, उत्पादन किया है, रचना की है, उतनी विश्व के किसी संस्कृति ने नहीं की। थोड़ी बहुत ग्रीस ने की है, लेकिन ग्रीस तो बहुत छोटा सा मुल्क था। लेकिन जितनी भी उन्होंने की है वो इसलिए कि वो भी मूर्ति पूजक थे, वो भी पॉलीथीइस्ट थे, वो भी शरीर को मानते थे, सगुण को मानते थे। तो आप जानकर हैरान होंगी कि मेरी इस बात का सबसे बड़ा विरोध एक वहां भारतीय विद्वान ने किया और उन्होंने मुझको, कहते हैं अब वो उनकी प्रतिष्ठा है तो फिर मैं मान लेता हूं भाई, और लोगों को कुछ तो विद्वान तो होंगे ही या है भी, मैं भी मानता हूं कि कुछ क्षेत्र में। लेकिन कहीं ये जो एक धारणा है कि हम जो हमारा है,
हम उसे क्लेम ही ना कर पाए, दूसरों के सामने रख ही ना पाए, इतनी हमारे अंदर हीन भावना है कि हम ये कह ही नहीं पाए। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा आप प्रमाण दे दीजिए, कोई दूसरी संस्कृति हो तो, चीन हो तो, इजिप्ट हो तो, जिसने भाई ठीक है उन्होंने कुछ पिरामिड बना लिए, लेकिन ये 5,500 साल तक जो शिल्प बनता रहा, इस यानी सिंधु सभ्यता मेहरगढ़ से लेकर आज तक जो बन रहा है, और अब भी मंदिर बन रहे हैं, आज भी सैकड़ों मंदिर हिंदुओं ने विश्व में और भारत में बना दिया, सब कुछ होने के बावजूद भी। तो ये क्या झूठ है? इस बात को हमें समझना है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में कभी ये भी बात पे चर्चा होनी चाहिए कि मंदिरों का क्या महत्व है, और मंदिरों के बिना भारत की हिंदू संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती, और इसका हमारी सगुण उपासना, हमारे सगुण विचार और कला से संबंध है। क्योंकि भारत में तो ये माना गया है कि आप बिना कला के ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते, कला ही ईश्वर तक ले जाने का द्वार है। निर्गुण उपासना से भगवान ये नहीं भी हो गया है इस सवाल पर भी, क्योंकि ये मेरे दिल के आंतरिक भावनाओं के बहुत करीब सवाल है। इस पे तो पक्की बात है कि हम बहुत जल्दी आपसे पूरी लंबी चर्चा करेंगे, और अभी हम चाहेंगे कि आप कुछ सवाल या कमेंट्स जो आए हैं वो ले लेते हैं। उससे पहले प्लीज मुझे कभी याद नहीं रहता कहना, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जो भी करते हैं प्लीज कीजिए। और क्योंकि हमारी ये जो चैनल है, अभी हाल ही में अभी हमारे एक वेल विशर कह रहे थे कि इतने अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं पर केवल 31,000 इसके फॉलोअर्स हैं। प्यारे भाई, आपकी कंसर्न इज वेरी टचिंग। जवाहर जी थे शायद, पर मैं बताऊं ये हम बहुत ओकेजनल वीडियो लगाते थे, कभी कभार मन मर्जी आई, और फिर किसी ने ये चैनल को हाईजैक कर लिया 1-2 साल, और हमें समझ ही नहीं आ रहा था क्या गड़बड़ की किसी ने। अभी रेगुलरली होना शुरू हुआ है, तो मैं देख रही हूँ कि बढ़ेंगे। और आप भी प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। वी आर गोइंग टू बी नाउ अ रेगुलर फीचर on YouTube, and I hope those who are watching this program will not only subscribe to the channel themselves but also encourage others to do so. अभी कुमार अभिषेक जी का कमेंट है, मैम रशिया कैसे क्रिश्चियनाइज हो गया, पर कोई रिसर्च होना चाहिए, वो हमारा नेबरहुड है, वो सांस्कृतिक रूप से भी यूरोपियन नहीं थे, अब हुए, मगर उनके अवचेतन मस्तिष्क में आज भी प्राचीन क्या आगे प्राचीन सांस्कृतिक मूल्य परंपराएं जीवित हैं, जिससे उनका वर्तमान व्यवहार ऐसा होता है कि रूस हमेशा पश्चिमी देशों के विरोध में ही दिखता है। इसकी व्याख्या रूस के सांस्कृतिक आगे क्या है विरासत से हो सकती है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं रूस का तो हमारी सोच को छोटा कर दिया, इसमें कोई शक नहीं, आप बताएंगे रूस के बारे में? मैं रूस का तो इतना अध्ययन मेरा नहीं है, लेकिन एक विहंगम दृष्टि डालते हुए मैं ये कहूँगा कि जब क्रिश्चियनिटी ग्रीस में बहुत अच्छी तरह प्रतिष्ठित हो गई, तो फिर वो बहुत दूर दूर तक और रूस तक, और जिसको आज यूगोस्लावियन कंट्रीज और ऊपर नॉर्थ कंट्रीज कहते हैं, स्लाविक कंट्रीज, उन सब में वो फैल गई। क्योंकि इसका कारण ये था कि ग्रीस में तो क्रिश्चियनिटी के फैलने के कारण दूसरे थे, लेकिन इन स्थानों में कोई गहरी सांस्कृतिक और किसी किस्म के दार्शनिक चेतनाएं नहीं थी, कोई मत मतांतर इस प्रकार के नहीं थे, और उनके न होने पर क्रिश्चियनिटी ने बहुत अच्छा आधार दिया। तो इसलिए रूस जो है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में चला गया, और फिर उन्होंने अपना चर्च वगैरह भी अलग बना लिया, लेकिन कोई ऐसा विशेष अंतर नहीं है उनके विचारों में और ग्रीक चर्च के विचारों में। कैथोलिक से जरूर अंतर है, लेकिन ऐसा हुआ। अब आपका प्रश्न जो है वो आज के बारे में है, तो आज के बारे में जो प्रश्न है
वो ये है कि आज की स्थिति ये है कि अब रूस चाहता है कि वो अधिक से अधिक यूरोप के साथ ही रहे, लेकिन वो भारत के साथ भी अच्छे संबंध इसलिए रखना चाहता है कि भारत के साथ अब 30-40 वर्षों से 50 वर्षों से बहुत अच्छे संबंध रहे। अब हमें नजर आ रहा है, देखिए मैं क्योंकि नाटक में, नाट्य में और इस प्रकार के पूरे ड्रामेटिक ट्रेडिशन में बहुत मेरी रुचि रही है। बात क्या थी, बॉलीवुड का देखिए आप जन्म देखिए, बॉलीवुड का जन्म एक कुछ खास किस्म के लोगों ने किया जो पारसी थिएटर वगैरह से निकले थे, और उनको जो चीज़ सन 50 में आई समझ में, जबकि थिएटर एक फिल्म जो है वो अलग शक्ल में आई, वो ये थी कि एंटरटेनिंग भी थी। उसके अंदर कुछ राष्ट्रीय फिल्में बनी, हाँ उसमें कुछ ऐसी फिल्में भी बनी जिसमें कई किस्म की ग्लोरिफिकेशन गांधी जी की थी, या बहुत सारी मिथ्स को प्रमोट किया गया था, जैसे द मिथ ऑफ द गुड मुस्लिम एंड द बैड हिंदू वगैरह, ये सब हुआ। लेकिन उनकी एक बहुत ही लिमिटेड विजन थी कि एंटरटेनमेंट करें, और उस एंटरटेनमेंट करते करते आज परिस्थिति ये है कि बॉलीवुड इज डिवॉइड ऑफ एनी वैल्यूज, और किसी किस्म की। भरत जी, थोड़ा मैं इसमें I would differ with you a little bit on this. What you're saying has a lot of value. थोड़ा, क्योंकि बॉलीवुड को स्टडी किया और मैं भी कुछ सीरीज लिख रही हूँ। मेरा जो मानना है भरत जी वो ये, नंबर 1, एक तो पारसी थिएटर वालों ने इसको पहले फर्स्ट फेजेस में वो आए, उसके बाद कम्युनिस्ट ने, इक्टा ने कब्जा किया, उनके शायर, उनके स्क्रिप्ट राइटर, कम्युनिस्ट का जो कल्चरल विंग था वो सारे के सारे इंक्लूडिंग स्पेशली मुस्लिम्स took full control over Bollywood. They created the narrative for decades to come. What is kosher, what's not kosher. बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दूसरा आप कह रहे हैं कि एंटरटेनमेंट, मैं कहूंगी कि एंटरटेनमेंट के आवरण में पॉलिटिकल मैसेजेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, चाहे वो दाऊद इब्राहिम की लाइफ पे, जिंदगी पे बनी फिल्म हो, चाहे डॉन की लाइफ पे, पर मॉरल सरमन जरूर देने हैं, और सत्य की तथाकथित विजय और वगैरह वगैरह, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट जो सोफिस्टिकेशन हमारे पुराने ग्रंथों में है, where it's not good versus evil ever. आप देखिए भारतीय साहित्य में, चाहे महाभारत है, चाहे रामायण है, people are so multi-faceted, multi-shaded, और यहाँ बॉलीवुड में वो खत्म हो जाता है, you are either good or bad। फिर जब दूसरा फेज आता है तो विलेन भी हीरो बन सकता है, डॉन भी हीरो बन सकता है, पर it is loaded with moral sermons of the most banal kind। देखिए केवल इतना ही नहीं है। We don't produce good comedy, for example. Have you noticed that India does not produce high-class pure comedy? 2-4 सीन होंगे कभी कभार, but you don't produce good comedy because for that you really need to focus. You get out of the message mode. You know, comedy can't lend itself very well to moral sermons. ये बात तो है। जो मैं एंटरटेनमेंट के साथ साथ इस बात को भी कहने वाला था कि जो लेफ्टिस्ट थिंकिंग का बहुत पहले कब्जा हो गया है, और वो बहुत ही सटल वे में, जैसे आप फिल्म देखिए मुगले आजम, अब मुगले आजम में एंटरटेनमेंट बहुत ज़बरदस्त है, उसके अंदर बहुत ही अच्छी एक हाई क्वालिटी ऑफ लिटरेरी एंड सिनेमेटोग्राफिक अचीवमेंट है, लेकिन फिर भी वो मिथ क्या बना रहा है, हिस्टोरिकली झूठी मिथ बना रहा है कि किसी एक डांसर को बेगम नहीं बनाया जा सकता। हाँ, कनीज रक्कासा, क्योंकि वो डांसर को
कोई अच्छा दर्जा नहीं दे सकते थे। डांस जो था वो उनके लिए प्रोस्टिट्यूशन ही था। जो पुरानी हिंदू इमेज थी कि डांस इज डिवाइन, और पुरानी जमाने में जो कोर्टिजन को भी डिवाइन समझा जाता था, अगर वो मंदिर में भी नाच सकती थी, अगर वो कला रखती थी तो हमारा शब्द नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है, मैं तो अंग्रेजी का शब्द ले रहा हूँ, लेकिन अगर आप उसका इक्विवेलेंट मत लीजिए उसको। बिल्कुल मैं कह ही रहा हूँ कि वो तो डिविनिटी के साथ एसोसिएटेड है वहाँ डांस। और इस्लाम में, और इस्लाम के अंदर वो सिर्फ शारीरिक सुख के लिए है और वो नीचा समझा गया है। लेकिन वहाँ जबकि एक नॉर्मल बात थी मुगल टाइम में कि आप एक कनीज, रक्कासा या लौंडी जितने भी शब्द हैं उनको बेगम बना दिया करते थे। अरे भाई, जो कुदसिया बेगम थी मोहम्मद शाह रंगीले की, वो जयपुर से आई हुई एक डांसर ही तो थी, एक रक्कासा ही तो थी जिसको, तो इतना इतिहास के एग्जाम्पल होते हुए भी आपने एक ऐसी नकली फिल्म बनाई जिसमें ये कहा कि हिंदुस्तान के तख्ते ताऊस पर एक रक्कासा नहीं बैठ सकती। तो वो आपने एक इतना झूठा ग्लोरिफिकेशन दिया उस सारी कला के पीछे, एक इतना झूठा ग्लोरिफिकेशन। बैठ सकते हैं, डकैत थे। हाँ, वो बैठ सकते हैं। हाँ, लुटेरे, डकैत, रेपिस्ट, गैंगस्टर्स, बार्बेरियंस, वो बैठ सकते हैं, पर एक नृत्यांगना नहीं बैठ सकती, नहीं बैठ सकती बराबर में। वाह, गजब। तो और नीना कह रही है वर्ल्ड इज इंटरेस्टेड इन नोइंग द एंशिएंट भारत एंड गवर्नमेंट इज नॉट यूजिंग द सॉफ्ट पावर टू ब्रिंग भारत टू द फोरफ्रंट। अरे वर्ल्ड तो छोड़ो, हमें नहीं सीखने देते मीना प्यारी, हमें यहाँ के बच्चों को यहाँ का इतिहास नहीं पढ़ने देते, वर्ल्ड को क्या पढ़ाएंगे। देखिए, यहाँ के मंदिर उनके लिए बैंक जैसे थे, जब पैसे चाहिए होते आते और लूट के चले जाते। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी वही नहीं होता। उसका मूर्तियों को खंडित ना करते। हेलो हेलो, हाँ जी, नहीं मैं नहीं मानती। क्या एक परवर्जन है। इमेजिन आप हजारों साल मीलों दूर से आके इतनी सुंदर कलाकृतियों जो तुम्हारी हजार पुरुषों में कभी बनाने की औकात नहीं होगी, ऐसी कलाकृतियों को आप खंडित करते हैं। ये वाहियातपना, ये वहशीपना, ये राक्षसी भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे यहाँ तो राक्षसों के भी धर्म होते थे। खंडित करना, तोड़ना और फिर बदसूरत सी एक उसके ऊपर मॉस्क बना देना, ये तो राक्षसी भी नहीं है। इनके लिए हमारे शायद वोकैबुलरी में कोई शब्द मिलेगा भारत जी, ये मानसिकता के लिए। हाँ, हमारे यहाँ असुर भी ऐसा नहीं करते थे, राक्षस भी नहीं करते थे, कोई ऐसी जाति थी नहीं, क्योंकि बात वही लौट कर आ जाती है कि सगुण को दिव्य माना गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात वही है, आप मूर्ति को खंडित क्यों करते हैं? क्योंकि आप सगुण को, आप शरीर को दिव्य नहीं मानते, आप शरीर को तुच्छ मानते हैं और शरीर को केवल भोग का साधन मानते हैं, और इसीलिए दूसरे के शरीर पर भी अपना अधिकार समझते हैं। तो जिन संस्कृतियों के अंदर ये नहीं माना गया है कि दूसरा भी दिव्य है, दूसरा भी सुंदर है, उसकी कृति भी मेरी जैसी है, आत्मवदेव परानपि पश्यत, जहां कोई ये ऐसा कहने वाला नहीं है कि अपने जैसा ही दूसरे को भी देखो, तो वो दूसरे की। मुझे लगता है कि ये जो आप बात कर रहे हैं भरत जी, निर्गुण तो हमारे यहाँ भी रही है। जी हाँ, रही हमारी परंपरा वो भी रही है। जी हाँ। और कभी किसी निर्गुण भक्ति वाले ने या निर्गुण विचारधारा वाले ने कोई मंदिर तोड़ा हो या एक कंकर भी फेंका हो, ऐसा नहीं हुआ। या सगुण को लुटेरे नहीं है। देखिए, वेस्टर्न सिविलाइजेशन एब्राहमिक जिसको आप वर्ल्ड कहते हैं, केवल लूटपाट के ऊपर आधारित रहा है। जेनोसाइडल वायलेंस जहाँ गए वहाँ की लोकल पॉपुलेशन को या तो वाइप आउट किया, नॉर्थ अमेरिका में किया, लैटिन अमेरिका में किया,
ऑस्ट्रेलिया में किया, कनाडा में किया, न्यूजीलैंड में किया, जहां गए या तो बिल्कुल ध्वस्त या गुलाम बना के रखा, और यही इस्लाम ने किया। तो ये लुटेरा कल्चर है, ये जेनोसाइडल कल्चर है, इसमें निर्गुण खुड़गुण। क्रिश्चियनिटी में तो वो ले आए, क्राइस्ट की मूर्त को पूजते हैं ना, मेरी को भी पूजते हैं, हर चर्च में आपको मेरी की दिख जाएगी। तो उन्होंने तो समझौता कर लिया मूर्ति पूजा से भी, सिर्फ एक क्रॉस पे टंगा हुआ दिखा दिया शरीर, जो कि बहुत इंस्पिरेशनल नहीं है, मतलब मन खुश तो नहीं हो सकता उसको देख के, हमारे कृष्ण की या शिव की मूर्ति को देख के जैसे मन को सुकून मिलता है वो तो। पर सगुण और निर्गुण की सिर्फ बात नहीं है भरत जी, ये लुटेरों की और जेनोसाइडल माइंडसेट की, इनके गॉड भी तो वैसे हैं, कहते हैं कत्ल करो। तो तुलसीदास जी के जो दोहा याद आता है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी। तो इनकी भावना लुटेरों वाली और जेनोसाइडल रही, तो इसलिए इनको अल्लाह या गॉड भी वैसे ही मिल गए। तो कुमार अभिषेक मोदी के उदाहरण से केवल मूड ऑफ होता और कुछ नहीं। चलिए चलिए आगे, प्लीज लेट्स टॉक अबाउट द इशू। लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो लगनी चाहिए, लक्ष्मी जी समृद्धि की प्रतीक है, कम से कम घर में तो यही लोग करते हैं। हर हर महादेव। साउथ अफ्रीका में से फेंक दी गांधी के स्टैचू को, बिल्कुल वहाँ के लोगों ने वाकई बहुत बेआबरू होके गांधी जी के स्टैचू को हटाया। हिंदू की हंसी लोग उड़ाते हैं सब, ये सही कह रहे हैं कि जहां उनको अखरेगा वहां क्यों लगाते हैं। साउथ अफ्रीकन्स नहीं रिलेट करते गांधी को अपने लिबरेटर के रूप में, चाहे मंडेला साहब उनको अपना गुरु मानते हो, पॉलिटिकल गुरु, पर मंडेला साहब ने बहुत अलग इस्तेमाल किया गांधी की अहिंसा, और उन्होंने उस तरह के समझौते कभी नहीं किए जो गांधी जी कर बैठे। सुजान कह रहे हैं, दिस इज ड्यू टू द आर्यन इन्वेजन माइग्रेशन थियरी व्हिच सम ऑफ द इंडियन इंटेलेक्चुअल्स ऑन आवर साइड claim to have disproven and discusses among ourselves, but outside India mainstream still follows. ये that is, आप बताइए इसके बारे में क्या कहेंगे भरत जी? देखिए, माइग्रेशन थ्योरी जो है ये भारत की चेतना में सिर्फ कोई 100 साल से आई है। आप अगर उससे पहले हमारी इतनी विचारधाराएं देखें तो हमने इस प्रकार की थिंकिंग नहीं की है, और हमने ये मान लिया है कि अगर हम कहीं बाहर से आए होते तो हमारे पूर्वज जो की वंशावलियां बनाते थे, जो मूल देश को मानते थे, वो इसको लिखते थे। उनको ये लिखने में कोई क्या कहते हैं, हिचक नहीं होती कि हम आर्य हैं, हमारा मूल स्थान वो था, हम फला फला समय में आए, क्योंकि हमारी तो सारी परंपरा भारत में भी ये है। आज भारत के अंदर यानी ब्रिटिश टाइम से पहले हर व्यक्ति अपना मूल लिखता है, अपना गोत्र लिखता है, मैं कहाँ से आया, मेरे दादा परदादा कहाँ रहते थे, और हम उसको एक अपनी सामाजिक और पारिवारिक याददाश्त वंशावली के रूप में याद रखते हैं। मुझे बताया गया कि हमने राजस्थान छोड़ा 1012 में महमूद गजनवी के समय में, और हमारा परिवार पहले अमरोहा में रहा 600 साल, फिर रामपुर में रहा, फिर मुरादाबाद में रहा, अब दिल्ली में रहा। हमारे पास वंशावली है अपनी 1000 साल की। इस देश में जहां इस देश में जहां वंशावलियां रखते हैं, तो क्या वैदिक ऋषि इसमें झिझक जाते ये कहने से कि हम तो उत्तर से या दक्षिण से या कहीं बाहर से आए थे? तो मैं तो यही मानकर चलता हूं कि ये सब एक पॉलिटिकल जार्गन है, और ये केवल इसीलिए बनाया गया था कि जिससे कि उनके ब्रिटिश के पास ये एक कहने को हो जस्टिफिकेशन कि अगर आर्य आए थे तो हम भी आ सकते हैं। तो ये बात तो सही है कि ये हीन भावना उत्पन्न करने के लिए, हीन भावना उत्पन्न करने की बात है कि आपके अंदर एक हीन भावना उत्पन्न हो जाए। हीन भावना थी,
भरत जी, उनको हीन भावना होती थी कि जब हम चिंपांजी की तरह पेड़ों से लटकते फिरते थे, इनके यहाँ वेद और बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, बिल्कुल, इनके यहाँ बड़े बड़े ऐसे मंदिर निर्माण बने। किए गए भव्य, और साइंस इतनी आगे थी। हमें ये भी अभी पता चला है कि पृथ्वी सपाट नहीं, गोल है, और इनकी एस्ट्रोनॉमी हजारों साल पहले राम कब जन्म होता है और उस वक्त नक्षत्र कहाँ है, क्या कॉन्स्टलेशन है, ये सब लिखा है हजारों वर्ष पहले। बिल्कुल। तो वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का जो नतीजा कि इनको अब कैसे कहें कि हम तुम्हारे ऊपर राज करेंगे, तो बताओ कि तुम बेवकूफ, बिल्कुल, तुम गधे थे, तुम नादान थे, और हमने मान भी लिया। वो मकौले का जो सारा वो आज का डिस्कोर्स भी लगभग वही है, जो डिसमेंटलिंग हिंदुत्व चल रहा है वो भी वही है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर आपने बहुत सुंदर कुछ उदाहरण दिया, रियली अप्रिशिएट दैट, जो आप अभी इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि वंशावलियां हम तो लिखते थे, और आज भी आप हरिद्वार चले जाइए तो पंडितों के पास आपका कितने पीढ़ियों का इतिहास मिल जाएगा। और दूसरी बात भरत जी, अगर जहाँ से आए थे तो वहाँ संस्कृत भूल गए क्या लोग? यहाँ ही आके उनको याद आई? मतलब अगर आए होते तो कुछ तो अवशेष होते, संस्कृत के ग्रंथ कुछ अवशेष होते, अवशेष, वहाँ भी कोई इस तरह का आर्किटेक्चर होता, साइंस ऐसी होती। आप देखिए कि किसी भी सदर्न रशा में या पॉन्टीज में कहीं भी कोई जिसको हम कहते हैं वैदिक वेदिका यज्ञ करने की नहीं मिली है आज तक। तो आप ये देखिए कि अगर वो वेद के लोग हमारे यज्ञ करने वाले लोग थे तो यज्ञ करना उन्होंने भारत में आके सीखा, उससे पहले यज्ञ नहीं करते थे क्या? और फिर आप कह रहे हैं कि ग्रीस में और यूरोप में तो यज्ञ करते थे, ग्रीक्स यज्ञ करते थे, वो आपने पूरा इंडो यूरोपियन कॉन्स्ट्रक्ट बनाया। खैर अगर हम उस पर बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें उसी दिशा में चली जाएंगी। तो आज हम जो प्रश्न हैं वो लेते हैं, ये लास्ट लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जानती थी कि गांधी क्या था और सूट करता था ब्रिटिशर्स को, लोगों को नपुंसकता की ओर ले गया गांधी, और नतीजा करोड़ों हिंदू को का जेनोसाइड, करोड़ों हिंदू महिलाओं के। अब देखिए जो भी ये कमेंट पास कर रहे हैं, हमें ये प्रण लेना है कि ये दोबारा नहीं हो। और आज 6 तारीख सितंबर को आखिरी श्राद्ध का दिन था। हम में से हजारों लोगों ने, आज मैंने भी आज तर्पण किया उन सब हमारे पूर्वजों का जिनको बर्बरता से जिनके नरसंहार हुए, उन सब महिलाओं का जिन्होंने जौहर किए, जब पार्टीशन के वक्त भी कुएं में कूद के उन्होंने प्राण त्याग दिए ताकि इन नरभक्षियों के हाथ न लग सके। तो उन करोड़ों करोड़ों हमारे पूर्वज जिनकी आत्मा भटक रही होगी आज भी, क्योंकि उनका ढंग से श्राद्ध नहीं हुआ, तर्पण नहीं हुआ। तो आज देश भर में कई लोगों ने मेरे समय आज तर्पण किया, और मैं मानती हूँ कि ये हमें हर साल करना है। मैं तो करूँगी, और एक बार तो जाके गया भी, विशेष रूप से जरूर करूँगी। मैं तो इसमें एक चीज और जोड़ूंगा कि देखिए, जब हम अपने घर में अपने परिवार में तर्पण करते हैं अपने पिता का या दादा का, तो वास्तव में उस विधि में तर्पण केवल अपने परिवार का नहीं होता, वो बिल्कुल पीछे जाकर उस ऋषि मुनि तक होता है जहां से वो गोत्र प्रारंभ हुआ। तो हमारे इतिहास में जो जो हुआ, हमारी जितनी सतियां थी, हमारी जितनी जौहर करने वाली वीरांगनाएं थी, उन सबका तर्पण हमको अपना पारिवारिक तर्पण करते समय भी करना चाहिए। संकल्प में याद रखना चाहिए कि ये हमारे पूर्वज हैं और इन पूर्वजों ने इतनी इतनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और ये जो डिस्कोर्स अब हमने इतिहास का बना रखा है, उससे बिल्कुल
अलग है, ये सच्चा डिस्कोर्स है कि किसने सहा है और कितना सहा है और इसलिए सहा है। देखिए, आज हम हर चीज का मजाक उड़ाते हैं, आज हम जौहर का भी मजाक उड़ाने लगे हैं। मुझे ऐसे लोग मिले हैं, बड़ी पढ़ी लिखी महिलाएं मिली हैं जो जौहर का मजाक उड़ाती हैं। तो हमको ये उनसे स्पष्ट कहना है कि आप सोच समझ कर बात कीजिए। आप ये सोचिए कि उन्होंने जौहर किया, इसलिए आज आप पढ़ लिख रही हैं, आज आपकी अस्मिता इसलिए बनी है कि उन्होंने कुर्बानी दी, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। आज तो आप खाली टाइपराइट उसके कंप्यूटर पे करती हैं प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने तो अपने शरीर को आग में डालकर प्रोटेस्ट किया। जी, बहुत ऋण है हमारे पूर्वजों का। बिल्कुल। किन हालातों में उन्होंने हमारे धर्म की किसी भी तरह से क्या क्या आहुतियां देके रक्षा की और क्या क्या अपमान भी झेला होगा, पर आत्मसम्मान नहीं खोया। और मैं इसीलिए जो पाकिस्तान में आज भी हिंदू रह रहे हैं, मैं सच में उनको नमन करती हूँ कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में जहाँ उनकी आए दिन बेटियां उठाई जाती हैं, उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है, उनको ज़बरदस्ती कन्वर्जन कराने की कोशिश की जाती है और क्या क्या नहीं अपनाए और जलालत झेलनी पड़ती, फिर भी वो स्थित हैं और गरीब होते हुए। तो ये इन सब हमारे पूर्वजों का बहुत ऋण है। मुकेश जी, थैंक यू। और आशा करते हैं कि आपकी जो उम्मीदें हैं मानुषी से, हमारे YouTube चैनल से, उन पे हम खरे उतरते रहेंगे। प्लीज़ डू स्टे कनेक्टेड। और भरत जी, आपके साथ तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पे हमें बहुत जल्दी एक पूरी सीरीज करते जाएंगे धीरे धीरे। आपका समय आई कीप क्लेमिंग एंड आई लुक फॉरवर्ड टू many more such enlightening sessions with you. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे सुखिनः सन्तु।